हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड मैट्रिक के कुछ सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह है पॉलिटी का प्रश्न, तो देखते हैं। एग्जाम व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न है, जन संघर्ष लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है, इसका वर्णन करना है। और यह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम 120 वर्ड से अधिक लिखेंगे। 200 से कम रहे, 120 वर्ड से ज़्यादा रहे चलेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इतना होना चाहिए, मिनिमम 120 वर्ड होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत है, नंबर आपका कम भी मिल सकता है। तो देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं जन संघर्ष और लोकतंत्र क्या है। जन संघर्ष, जनता का संघर्ष, मतलब जनता द्वारा जो आंदोलन होता है वही होता है जन संघर्ष। और लोकतंत्र, लोकतंत्र ये होता है कि जैसे कि हम जनता द्वारा किसी सरकार को चुनते हैं और सरकार द्वारा शासन चलाया जाता है, तो वही लोकतंत्र हुआ। लोकतंत्र में जनता का ही शासन समझा जाता है, तो जनता जिसको चुनती है वो शासन चलाता है। तो जन संघर्ष लोकतंत्र को सक्रिय, जवाबदेह और अधिक समावेशी बनाकर सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सक्रिय, जवाबदेह और अधिक समावेशी बनाकर सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये आम जनता की मांगों को सामने लाते हैं। कौन? जन संघर्ष जो होता है आम जनता की मांगों को सामने लाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सरकार, मतलब जो जनता के द्वारा सरकार चुनी गई है, वो सरकार अपना शासन चला रही है और अपने मन से कुछ गलत निर्णय ले ली और जनता को अच्छा नहीं लगा, तो जनता क्या करेगी? आंदोलन करेगी, विरोध करेगी उसका, तो वही जन संघर्ष करेगी। तो क्या होगा? आम जनता उसकी मांग करेगी और सामने लाएगी। तो यही लिखा है, ये आम जनता की मांगों को सामने लाते हैं, तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाते हैं और नीतियों में सुधार के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। जो आंदोलन होते हैं वहाँ पे, जैसे रोड पे आंदोलन हो गया, आज तो डिजिटल जमाना है तो ट्विटर पे आंदोलन हो गया, जो अभी एक्स उसको बोला जा रहा है। ट्विटर का नाम चेंज हो चुका है, एक्स है, तो उस पर भी आंदोलन चल रहा है, चलता भी है। तो वैसे ही जनता द्वारा उस पर दबाव डाला जाता है। जन संघर्षों के माध्यम से ही नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं और शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। जो अधिकार मिलना चाहिए जनता को, अगर उतना अधिकार नहीं मिलता है तो जनता क्या करेगी? नागरिक क्या करेगी? जन संघर्ष करेगी, आंदोलन करेगी, उसका विरोध करेगी। तो सरकार क्या करेगी? जनता के दबाव में आएगी और उस नागरिक का जो अधिकार होता है उसके अधिकार को देगी, बोलेगी नहीं ये ठीक है। तो इसीलिए और शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। जन संघर्ष के लोकतंत्र पर मुख्य प्रभाव, जो मुख्य प्रभाव हैं उन्हें निम्नलिखित हैं। आप लोग बोर्ड के भी एग्जाम है, जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो सेम इसी तरह लिखिएगा, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे। जैसे पॉइंट दिया गया ऐसे पॉइंट देकर भी लिखिएगा, अच्छा रहेगा। लोकतंत्र की मजबूती और जवाबदेही। लोकतंत्र की मजबूती और जवाबदेही, जब नागरिक अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरता है तो यह सरकार को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाता है, जिससे शासक निरंकुश नहीं हो पाते। अगर शासक अपने अपने मन से शासन चलाने लगता है तो वही निरंकुश होता है। तो अपने मन से शासन ना चलाए, इसलिए नागरिक क्या करती है? अपनी मांग को पूरा करने के लिए सड़क पर उतर आती है। तो यही है लोकतंत्र की मजबूती और जवाबदेही, और जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाता है जब नागरिक सड़क पर उतरते हैं, तो जिससे शासक निरंकुश नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, नीतियों में सुधार। नीतियों में सुधार, जन संघर्षों के दबाव के कारण
सरकार को जन विरोधी नीतियों को बदलना पड़ता है या नई न्याय संगत नीतियां लानी पड़ती है। जैसे कोई नीति है सरकार द्वारा चल रही है, फिर कोई नई नीति है जो जनता को अच्छी नहीं लगी, तो क्या करेगी जनता उसके उसको दबाव डालेगी, और दबाव डालेगी जिससे क्या होगा कि सरकार को अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा या फिर नई नीति लानी पड़ेगी। तो वहीं इसमें है, जन संघर्षों के दबाव के कारण सरकार को जन विरोधी नीतियों को बदलना पड़ता है या नई न्याय संगत नीतियां लानी पड़ती है। अगला पॉइंट देखेंगे, अधिकारों के प्रति जागरूकता। अधिकारों के प्रति जागरूकता, ये संघर्ष जनता में अधिकारों के प्रति चेतना जगाते हैं। ये जो है अधिकारों के प्रति जागरूकता, ये जो संघर्ष होता है जनता में अधिकारों के प्रति चेतना जगाते हैं। सोचने समझने की जो शक्ति है, चेतना, मनोविचार, मन का विचार जगाते हैं और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेरित करते हैं मतलब आगे लाते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जीवंत रखना। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जीवंत रखना, चुनाव के अलावा जन संघर्ष और आंदोलन लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखते हैं, जो सिर्फ 5 वर्षों में एक बार मतदान करने तक सीमित नहीं रहता है। जैसे चुनाव के अलावा जन संघर्ष और आंदोलन लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखते हैं, जैसे कि जनता का संघर्ष हो गया, आंदोलन हो गया, तो इसको जीवंत बनाए रखते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को। और इनका कहना है कि जैसे कि 5 वर्षों में ही यह मतदान खत्म नहीं हो गया, क्योंकि अलग भी आ सकता है, तो अपना जीवंत बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसको रखना आवश्यक है। या हम यूं कहें कि चुनाव के अलावा चुनाव तो हो गया, उसके बाद जनता का संघर्ष और आंदोलन दोनों ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जीवंत बनाए रखता है, मतलब जीवित रखता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म ना हो, इसलिए चुनाव के बाद जनता का संघर्ष और आंदोलन होता रहता है। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यह तीनों एग्जाम व्यू से बहुत अच्छा है, ये एग्जाम में आता भी है। उदारीकरण को इंग्लिश में लिबरलाइजेशन बोलते हैं, निजीकरण को प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं और वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। उदारीकरण 1991 में आता है और 1991 में शुरू होता है। उदारीकरण संक्षिप्त भाषा में समझा जाए तो सरकार द्वारा नियंत्रण में और नियम में प्रतिबंध जो भी होता है सरकार द्वारा, तो व्यवसाय या कंपनी पर से नियंत्रण को या फिर नियम जो लगाता है उसको पूरी तरह से हटा देना या फिर नियम में ढील देना ही उदारीकरण कहलाता है। तो जैसे हम लिखे हैं, जिसका आंसर लिखा जाएगा इस प्रकार से लिखा जाएगा, उदारीकरण, ऐसे हेडिंग बनाएंगे फिर लिखेंगे। भारत में इसकी शुरुआत 1991 में शुरू की गई। इसका अर्थ, उदारीकरण का अर्थ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापार, निवेश और उद्योग पर लगे अनावश्यक सरकारी नियंत्रणों, नियमों और प्रतिबंधों को कम करना या हटाना है। सीधी सीधी भाषा में वही जो बताया मैंने कि सरकार द्वारा जो नियंत्रण होता है किसी कंपनी, किसी व्यवसाय पर, तो उस नियंत्रण को या फिर नियम को पूरी तरह से हटा देने या ढील देना ही उदारीकरण कहलाता है। देखते हैं अगला, निजीकरण। निजीकरण को इंग्लिश में
प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जैसे कि सरकार द्वारा कुछ कंपनी या फिर मान लीजिए रेलवे ही चलाया जा रहा है सरकार द्वारा, या फिर सरकारी जो टीचर होते हैं उन्हीं लोगों को, पहले तो नहीं पढ़ाते थे लोग, अब थोड़ा पढ़ाते हैं लोग। सरकारी टीचर आते थे, बैठते थे, थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, उसके बाद से चले जाते थे, क्योंकि उन्हें बोलने वाला कोई था नहीं। पहले बोला भी जाता था तो उतना वो लोग नहीं, वो सरकार कहाँ कहाँ क्या करेगी, कैसे ढूंढेगी कि हाँ कोई पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, तो सरकार आप आखिर में क्या करेगी, उसको प्राइवेटाइजेशन करेगी। प्राइवेटाइजेशन करने का अर्थ यह है कि वो निजीकरण हो जाएगा, किसी के हाथ में दे दिया जाएगा उसको कि हाँ अब मुझसे ये नहीं चल रहा है तो ले भाई तू चला अब इसको। जैसे कि रेलवे है, रेलवे में बहुत लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, और उस टिकट यात्री को पकड़ने के लिए टीटी को रखा जाता है, उसको भी कितने लोग चकमा दे देते हैं, नहीं पकड़ पाता है टीटी बहुत बार, हमेशा सब कोई को तो पकड़ नहीं पाता है। तो रेलवे क्या करेगी, उसको प्राइवेटाइजेशन कर देगी, निजीकरण कर देगी, और जो कंपनी उसको लेगी रेलवे को चलाएगी उसके लिए कुछ अलग नियम कानून होगा। तो इसमें उससे क्या होगा, बी टिकट यात्रा जो करते हैं वो पकड़े जाएंगे, या फिर वो जो भी टिकट यात्री होंगे उसमें बिना टिकट का प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, कंपनी में लाभ होगा, कंपनी आगे बढ़ेगी। इसीलिए सरकार क्या करती है, निजीकरण करती है। तो निजीकरण को अच्छा से समझते हैं और कैसे लिखना है इसको देखते हैं। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों का स्वामित्व और प्रबंधन, निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना। इससे कंपनियों की दक्षता बढ़ी और प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद और विकल्प मिले। इससे क्या होगा कि जब निजीकरण हो जाएगा, निजी क्षेत्र मिल जाएगा, तो उसमें क्या होगा, और भी उत्पाद बढ़ेगा, उत्पाद बेहतर उत्पाद होगा और उस उत्पाद के लिए विकल्प भी मिलेंगे, कंपनी की दक्षता बढ़ेगी। अगर कंपनी सरकारी कंपनी है या फिर कोई भी कंपनी है, प्राइवेटाइजेशन के पहले अगर उसकी दक्षता थोड़ी कम है और प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो उसकी दक्षता बढ़ जाएगी। देखते हैं अगला, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। विश्व की वैश्वीकरण का सीधा सीधा संक्षिप्त अर्थ है कि विश्व की अर्थव्यवस्था हमारे अपने देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे इसमें देखते हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ भारत का एकीकरण वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और विचारों के सीमा पार प्रवाह को बढ़ावा देना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का ही देन है कि हम लोग अलग अलग भाषा जान पाते हैं, बोल पाते हैं, अलग अलग विचार रख पाते हैं। हमारा विचार अलग है, किसी और का विचार अलग है, किसी और देश का विचार अलग है, तो उन सब का ही देन है कि हाँ हम लोग अलग अलग विचार रखते हैं। जैसे कि कोई विदेशी कंपनी ही हो गई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, कोका कोला हो गया, हमारे देश में आया तो वैश्वीकरण के ही कारण आया। वैश्वीकरण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ भारत का एकीकरण वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और विचारों के सीमा पार प्रवाह को बढ़ावा देना ही वैश्वीकरण कहलाता है।